हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आज के वीडियो में लेकर आई हूँ टेक्निकल कम्युनिकेशन 2025 के लिए यूनिट थर्ड के सिलेबस पर नजर डालें तो बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप इसी को तैयार करिएगा। उसके बाद आप ले लीजिएगा एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, पैशन, पोएज एंड इलिस्ट्रेशन। और उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी पर टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग, ये ड्राफ्टिंग में आ सकता है और इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज थीसिस? अगर हम थीसिस वर्ड की बात करें तो जो थीसिस वर्ड है ये ग्रीक के शब्द से लिया गया है और ग्रीक का शब्द है ओए ओक। ओए ओक, ठीक है। ओए ओक का मतलब होता है समथिंग टू पुट फोर्थ, किसी चीज को पुट फोर्थ का मतलब है सामने रखना, फॉरवर्ड करना, किसी चीज को हाईलाइट करना, किसी चीज को ब्रिंग इनटू लाइट, यानी किसी चीज को प्रकाश में लाना। अगर हम बात करें तो थीसिस क्या है? थीसिस एक मेन क्लेम है, ठीक है, मेन क्लेम है, या हम कह सकते हैं सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है that one can make, or that one can defend। usually ये कहाँ यूज होता है? usually it is used in essays, research papers, right, and dissertation। तो डेजर्टेशन, एसेज, रिसर्च पेपर में करा जाने वाला एक आर्ग्यूमेंट है या मेन क्लेम है या सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है। अगर हम और भी बात करें तो थीसिस क्या है? लेंदी डिटेल्ड एनालिसिस है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर किया गया लेंदी और डिटेल्ड एनालिसिस है। और पर्पस क्या है? कोई रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, कोई नई चीज इन्वेंट करने के लिए, किसी नई चीज पर शोध करने के लिए। इसका मेन एम क्या है? तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। एक मेन क्लेम है, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, लेंदी और डिटेल्ड एनालिसिस है एक स्पेसिफिक टॉपिक पर। इसका मेन एम क्या है? टू इन्वेस्टिगेट न्यू डायमेंशंस, न्यू एवेन्यूज ऑन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर इशू। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर इशू पर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर नए डायमेंशंस की खोज करना, ठीक है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें थीसिस की मेन ट्रेट्स के बारे में, तो देखिए जो इसकी मेन ट्रेट्स हैं वो हैं ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है, यानी स्पेसिफिक एक टॉपिक पर होता है। अगर हम बात करें तो ये आर्ग्यूएबल होता है, यानी कि ये कोई एक फैक्ट नहीं होता बल्कि आर्ग्यूएबल होता है, यानी कि समथिंग दैट वी कैन डिस्कस ऑन, दैट समथिंग दैट वी कैन मेक आवर डिसएग्रीमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स ऑन, एंड समथिंग दैट इज डिबेटेबल, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है जो आर्ग्यूएबल होता है, डिबेटेबल होता है, ऐसा चीज जिस पर हम अपने पॉइंट को एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। और ये एक रोड मैप देता है, एक बेसिकली एक किसी टॉपिक पर रोड मैप बनाकर देता है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, पर्पस की, यही पर्पस है, यही इंपॉर्टेंस है, यही नीड है और यही ऑब्जेक्टिव है। तो यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, ये सब कुछ है। अगर हम बात करें तो थीसिस का जो इंपॉर्टेंस वो क्या है कि ये इट हेल्प्स टू फॉर्म आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिसिस। देखिए पहले भी हमने पढ़ा था कि थीसिस क्या है? मेन क्लेम है या सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है। तो इसका एम है या ये हमारी मदद करता है आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिसिस फॉर्म करने में, आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिसिस को सामने लाने में, और किसी भी प्रॉब्लम पर एक लेंथी डिस्कशन करने में, ठीक है, लेंथ में डिस्कशन करने में मदद करता है। अगर हम बात करें तो इससे हमारी राइटिंग स्किल्स बहुत हद तक 100%, 99.99% इससे हमारी राइटिंग स्किल डेवलप होती हैं, हमें लिखने का ढंग आता है। किसी भी टॉपिक पर ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग को ले जाता है, हमारी थिंकिंग को लॉजिकल वे में ले जाता है, हमारी एनालिटिकल पावर को डेवलप करता है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, हमारी रेशनल पावर को डेवलप करता है, रीजन देने की पावर को डेवलप करता है, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे इनोवेशन को भी कहीं ना कहीं डेवलप करता है। तो ये तो मेन पॉइंट थे, और भी मैं कुछ आपको पॉइंट बताना चाहूंगी। ये हमें जो है ये हमें टीचर्स, ये और भी देखिए, थोड़ा सा और भी लिख लीजिएगा।
आपके काम आएगा आप अगर भूल जाएं तो। ये हमें बेसिकली टीच करता है, इट टीचेस रिसर्च एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये हमें रिसर्च और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सिखाता है, किस तरह से रिसर्च होती है, किस तरह से प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है, ये भी हमें थीसिस लिखने से आता है। ये हमारे डोर ओपन करता है ना, ओपन्स डोर फॉर 3 फील्ड में डोर ओपन करता है, एकेडमिशिया, इंडस्ट्री, यानी ये इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देता है, इंडस्ट्री में हमारे डोर को ओपन करता है, और पब्लिशिंग में हमारे डोर को ओपन करता है। अब कैसे करता है? एकेडमिशिया में, है ना, एकेडमिशिया में हमें पीएचडी करने में मदद करता है ना, रिसर्च करने में मदद करता है। इंडस्ट्री में हमें आर&डी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। किसी प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट सैंक्शन कराने में हमारी मदद करता है, ग्रांट सैंक्शन कराने में हमारी मदद करता है। और पब्लिशिंग में हमारी मदद कैसे करता है? रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कराने में हमारी मदद करता है। तो ये इसकी इतनी सारी इंपॉर्टेंस थी, और इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लॉन्ग में भी आता है तो इतना बहुत है। अब आगे चलते हैं, फीचर्स क्या होते हैं एक अच्छी थीसिस के। तो देखिए, जो भी आप थीसिस लेने जा रहे हैं उसका जो टाइटल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली मैटर करता है। तो टाइटल जो भी आप बनाने जा रहे हैं वो एक तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, और अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, है ना, क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, और अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, क्योंकि टाइटल देखकर ही कोई आपकी थीसिस को जो है गो थ्रू करेगा। तो अटेंशन ग्रैबिंग भी होना चाहिए। इट शुड रिफ्लेक्ट द मेन आइडिया ऑफ द वर्क। जो भी टाइटल हम लेने जा रहे हैं उसे पढ़ने मात्र से हमें काम के या टॉपिक के मेन आइडिया के बारे में, थीसिस में जो भी हमने मेन आइडिया लिया है उसके बारे में एक आकलन हो जाना चाहिए, उसके बारे में एक मतलब हमें एक व्यू, ओवरव्यू मिल जाना चाहिए। थीसिस जो है वो डेस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, डेस्क्रिप्टिव तो हो, वर्णनात्मक तो हो, लेकिन क्रिस्प हो, यानी एक्सएग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कहनी है, बल्कि जो भी हम डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं दैट शुड बी इन क्रिस्प वर्ड्स, अप टू द मार्क हो, टू द पॉइंट हो, कोई भी चीज इधर उधर की ना हो। कॉम्प्रिहेंसिबल भी होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल, है ना, जो भी हम लिखने जा रहे हैं दैट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर एन एवरेज काइंड ऑफ रीडर। ठीक है। अनवांटेड, इररेलेवेंट, अननेसेसरी डिटेल्स, यहाँ अन है, ये अननेसेसरी डिटेल्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू जस्ट इग्नोर, या you have to just skip unnecessary, unwanted, irrelevant details that may just distract the attention of the writer and reader both। इससे राइटर और रीडर दोनों का अटेंशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा फ्रॉम द मेन पॉइंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अटेंशन, रीडर का अटेंशन ग्रैब करना होता है, और क्यूरियोसिटी को इवोक करना होता है, जिज्ञासा को जगाना होता है, इवोक का मतलब जगाना है, ताकि तो इसको इस फॉर्म में ड्राफ्ट किया जाना चाहिए ताकि रीडर का अटेंशन ग्रैब कर सकें आप, और उसकी क्यूरियोसिटी को जगा सकें, उसकी क्यूरियोसिटी को इन्वोक कर सकें, इवोक कर सकें, इग्नाइट कर सकें, एनकरेज कर सकें, ताकि वो पूरी थीसिस पढ़कर ही उठे। हाउ टू राइट थीसिस, स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो थीसिस कैसे लिखी जानी चाहिए, तो अगर हम बात करें तो ये से बॉक्स में कर दीजिएगा। एक थीसिस लिखने से पहले एक इजी टू लर्न फॉर्मूला है, टी प्लस सी। देखिए आसान है कितना, टी सी से ही निकल रहा है। टी प्लस सी यानी टॉपिक, और टॉपिक के बाद क्लेम करना, वाई सो, यानी कि ऐसा क्यों हुआ। तो टॉपिक लेना है, टॉपिक के ऊपर हमें क्लेम करना है, और उसका रिजल्ट जब हम टॉपिक करेंगे उसके ऊपर क्लेम करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल आएगा कि वाई सो, ऐसा क्यों हुआ, यानी हमारी रिजल्ट आ जाएंगी, हमारी फाइंडिंग्स आ जाएंगी, हमारे कंक्लूजन्स आ जाएंगे कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। स्टार्टिंग थीसिस कैन बी डॉन्टिंग। एक थीसिस को स्टार्ट करना डॉन्टिंग हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है, रिस्की हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो बिगनिंग में आते हैं। हाउ डू यू एक्चुअली स्टार्ट योर थीसिस, आप कैसे अपनी थीसिस को एक्चुअली स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कैसे इसे डिजाइन करना चाहते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे तैयार करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर कैसे करना चाहते हैं, क्या इंफॉर्मेशन आप देने जा रहे हैं, या क्या इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल चैप्टर में होनी चाहिए। लगभग 5 से 7 चैप्टर होते हैं, तो कौन से चैप्टर में कौन कौन सी डिटेल्स, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे, दैट मे बी दैट मस्ट बी डेलिब्रेट, सोचा जाना चाहिए। ये आपको सोचना चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप देने जा रहे हैं।
हर एजुकेशनल प्रोग्राम की अपनी अलग डिमांड होती है। जैसे जब आप पीएचडी करते हैं तो आपकी अलग डिमांड होती है, जब आप एमसीए, बीसीए या बीटेक कर रहे होते हैं या एमटेक कर रहे होते हैं, जो डिमांड बीटेक करने वाले थीसिस की होगी वो डेफिनेटली एमटेक करने वाले थीसिस की नहीं होगी। तो अलग अलग कोर्स में, अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम में अलग अलग डिमांड्स होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ योर प्रोग्राम यू हैव टू डिसाइड एंड टेक द फर्दर स्टेप्स। अपने प्रोग्राम के गोल्स को देखते हुए, अपने प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए, अपने प्रोग्राम की डिमांड्स को देखते हुए आपको आगे स्टेप्स लेने हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझ लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपकी थीसिस का ओवरव्यू होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं रफली ये समरी के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर इसे समरी नहीं कहा जाता बल्कि एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है ना। ये एब्स्ट्रैक्ट जो है लगभग 50-60 से लेकर 70-80 वर्ड्स तक का होता है, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो थीसिस का ओवरव्यू है और जनरली बहुत छोटा होता है। यहाँ पर आप शब्द सीमा भी डाल दीजिएगा, वर्ड लिमिट डाल दीजिएगा। ये सेक्शन क्या करता है, ये सेक्शन थीसिस के मेन कंटेंट को हाईलाइट करता है एट अ ग्लांस, एक नज़र में, थोरोली, जिससे कि कोई व्यक्ति जो इसके बारे में क्यूरियस है वो आगे पढ़ना जारी रख सके और आपके आइडिया पर फोकस कर सके। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ योर थीसिस, जो आपका इंट्रोडक्शन है वो ओवरव्यू देता है इसके बेसिक्स पर और मेन पॉइंट्स पर। और जो भी आपका इंट्रोडक्शन है वो इन क्वेश्चन का आंसर देने वाला होना चाहिए कि व्हाई इज द टॉपिक बीइंग स्टडीड, टॉपिक क्यों स्टडी किया जा रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है। हाउ इज द टॉपिक स्टडीड, यानी मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरह से टॉपिक के ऊपर स्टडी की गई है, यानी कौन कौन से मेथोडोलॉजी आपने अपनाई है, लाइब्रेरी गए हैं, क्वेश्चनेयर बनाए हैं, सर्वे करा है, इंटरव्यू लिया है, कैसे आपने इस पर रिसर्च की है। व्हाट इज बीइंग स्टडीड, क्या स्टडी किया जा रहा है, यानी कंटेंट क्या है। तो व्हाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाई, हाउ एंड व्हाट। और व्हाई में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएंगे ऑब्वियसली, हाउ में क्या आएगा, मेथोडोलॉजी आएगी, और व्हाट में क्या आएगा, कंटेंट आएगा। ज्यादा लिखने का मन ना हो तो इतना लिख लीजिएगा। लिटरेचर रिव्यू, ये अलग से भी 2 मार्क्स में आ जाता है। लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, तो लिटरेचर रिव्यू जो है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन ये एक सेपरेट सेक्शन होता है। इट इज एन इवैल्यूएशन ऑफ प्रीवियस रिसर्च ऑन द टॉपिक। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो उस टॉपिक पर पिछले लोगों ने रिसर्च की है, जो उस टॉपिक पर ऑलरेडी रिसर्च कर ली गई है, उसका एक मूल्यांकन होता है। और उसका मूल्यांकन कैसे होता है कि उस रिसर्च में जो गैप्स हैं, उस रिसर्च में जिन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स लैक कर रहे थे, है ना, जो पॉइंट्स की कमी थी, जिन पॉइंट्स पर अभी डिस्कशन नहीं हुआ था, जो पॉइंट्स अनटचड रह गए थे, जो एरियाज अनटचड रह गए थे, उन एरियाज पर, उन एरियाज को आपकी रिसर्च पूरा करने की कोशिश कर रही है, उन गैप्स को आपकी रिसर्च पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा लिटरेचर रिव्यू क्या है। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली ये दिखाता है कि उस रिसर्च, उस टॉपिक पर जो प्रीवियसली रिसर्च हो गई है और उन रिसर्च में जो पॉइंट्स लैक रह गए थे, जो एरियाज अनटचड रह गए थे, जो गैप्स या फिलर्स रह गए थे, उन फिलर्स को आपकी रिसर्च किस तरह से फिल करने की कोशिश कर रही है। लिटरेचर रिव्यू बनाने के लिए कुछ टिप्स भी देना चाहेंगे। यूज ए वाइड एरे ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके मीडियम्स हैं, उनकी एक वाइड श्रृंखला, एरे का मतलब है एक वाइड सीरीज का यूज करने की जरूरत है आपको। शो बोथ साइड ऑफ द कॉइन, सिक्के के दोनों पहलुओं को दिखाना है, यानी नेगेटिव एस्पेक्ट को भी, पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी दिखाना है, या कोई और भी एस्पेक्ट है तो सिक्के के दोनों पहलुओं को दिखाना है। यानी प्रॉब्लम के पर हर पॉइंट से डिस्कशन करना है, प्रॉब्लम के हर पॉइंट से डिस्कशन करना है। ये प्रॉब्लम हो गई आपकी, है ना, इस पर हर एंगल से, हर पॉइंट से डिस्कशन करना है। मेक श्योर टू कवर द क्लासिक्स ऑफ योर फील्ड, आपके फील्ड में जो क्लासिक्स हैं, जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, उनको कवर करने की कोशिश करनी है। प्रिवेंट एवरीथिंग इन ए क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर, प्रेजेंट एवरीथिंग इन ए क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर, हर चीज को क्लीन, क्लियर ढंग से, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से, सीक्वेंशियल ढंग से, सीरियलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना है। अब आती है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी की बात करें तो मेथोडोलॉजी चैप्टर जो है वो आउटलाइन करता है कि कौन सा मेथड आप लेने जा रहे हैं। हाउ इज द डाटा एनालाइज्ड, किस तरह से आपने डेटा का एनालाइज करा है। टू जस्टिफाई वाई यू चूज दैट मेथोडोलॉजी, आपको ये भी जस्टिफाई करना है कि आपने उस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को ही क्यों चुना।
ठीक है। तो इस तरह से मेथोडोलॉजी सेक्शन क्या दिखाता है कि हाउ योर चॉइस ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च मेथड्स इज सूटेड टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चंस, किस तरह से आपकी रिसर्च और उसका डिजाइन, रिसर्च मेथड्स और उनका डिजाइन किस तरह से आपके रिसर्च क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सूट करता है। रिजल्ट, रिजल्ट चैप्टर में जो है वो ये आउटलाइन करता है कि व्हाट यू फाइंड आउट इन रिलेशन टू योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। जो आपने हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन का आंसर जो भी आया है वो यहाँ पर लिखना होता है। क्लियरली विजुअलाइज योर रिजल्ट यूजिंग टेबल्स एंड ग्राफ्स। जब आप रिजल्ट बनाएं तो उसको क्लियरली विजुअलाइज करिए टेबल्स ग्राफ्स के माध्यम से। ठीक है। डिस्कशन, डिस्कशन चैप्टर जो है उसमें आपका खुद का एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होती है, व्याख्या होती है आपके डेटा की जो आपने इकट्ठा करा था, आपके रिजल्ट पर कमेंट होते हैं और और ये एक्सप्लेन करा जाता है कि ये इंटरप्रिटेशन, ये एनालिसिस, ये जो डेटा पर कमेंट करे गए हैं, ये जो रिजल्ट निकला है वो क्या मैटर करता है, कितना वैल्यू करता है, कितना ज़्यादा मीनिंगफुल है। This is your opportunity to show that you have understood your findings and their significance। ये आपको अपॉर्चुनिटी, ये सेक्शन यहाँ पर डिस्कशन सेक्शन जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है कि किस तरह से आपने अपने फाइंडिंग को अपने कंक्लूजन को समझा है और उनके महत्व को समझा है। यहाँ पर एक एडवाइस आपको दी जाती है, एक गाइडलाइन आपको दी जाती है कि पॉइंट आउट द लिमिटेशन ऑफ योर स्टडी। आप अपनी स्टडी का जो लिमिटेशन है उनको भी पॉइंट आउट करिए और मतलब ये बताइए कि अभी मैंने इतना ही स्टडी करा है और यहाँ तक मेरी ये जो मेरी लिमिटेशंस हैं, लेकिन आगे स्टडी और हो सकती है। क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक जो है वो ऐसा नहीं होता कि उस पर रिसर्च पूरी हो गई, उस पर रिसर्च अनंत काल तक चलती रहती है। तो प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस फॉर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। क्योंकि देखिए ये AK-2 का सिलेबस तो है नहीं कि एक सेमेस्टर में पढ़ा और दूसरे सेमेस्टर में भूल गए। ये रिसर्च टॉपिक है, इस पर रिसर्च चलती रहती है। कल को कोई और आएगा आपका जूनियर तो वो अलग तरह से रिसर्च करेगा, फिर आपके जूनियर का जूनियर आएगा वो आपको आपका उस तरह से रिसर्च करेगा। तो ये कोई एक गर्लफ्रेंड नहीं है जिस पर आपकी रिसर्च पूरी हो गई जब आपने उसको समझ लिया, बल्कि ये जो है ये वाइफ है जो जिस पर रिसर्च आपकी ताउम्र चलती रहती है। तो प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकले हैं उन पर एक्सप्लेनेशन देना है और हर क्वेश्चन को नोट करना है जो अभी अनआंसर्ड रह गया है। कंक्लूजन, दिस इज वेयर यू हाईलाइट योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। कंक्लूजन सेक्शन में आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट करते हैं जो आपने अचीव करे हैं और यहाँ पर आप फिर अपनी लिमिटेशन को रिएटरेट करते हैं और सजेशन देते हैं फर्दर रिसर्च के लिए। इन कंक्लूजन, कंक्लूजन करते समय हमें ये सारे पॉइंट चेक कर लेने चाहिए। रिमेंबर टू चेक इफ यू हैव रियली आंसर्ड ऑल योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। आप ये चेक कर लीजिए कि आपने अपने सारे रिसर्च क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। योर थीसिस शुड बी टाइड अप नाइसली। आपकी थीसिस जो है वो टाइड अप नाइसली, अच्छी तरह से टाइड अप होनी चाहिए, यानी बाइंडिंग जो है उसकी वो बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन मैनर में, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। ठीक है। और आपका कंक्लूजन ये सारी चीजें दिखाता है कि व्हाट यू डिड, आपने क्या करा, आपके क्या रिजल्ट निकले, है ना, एंड व्हाट यू हैव लर्नड, और आपने क्या क्या सीखा। अब आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। प्रोजेक्ट रिपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है किसी भी प्रोजेक्ट का। ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जो हमें प्रपोज्ड बिजनेस की ओवरऑल पिक्चर प्रदान करता है। जो भी हमारा प्रपोज्ड बिजनेस है, जो भी हमारा प्रपोज्ड वर्क है, उसकी ओवरऑल डिटेलिंग, ओवरऑल पिक्चर प्रदान करता है। इसमें होता क्या है, इसमें डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा एंड इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट को अप्रेज करते हैं और इसे फीसेबल मानते हैं। अप्रेज का मतलब इसकी प्रशंसा करते हैं, इसको आगे ले जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 3 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, बिजनेस प्रोजेक्ट, टेक्निकल प्रोजेक्ट, सोशल प्रोजेक्ट। बिजनेस प्रोजेक्ट में क्या आता है, मान लीजिए आपको एक टी शॉप खोलनी है किसी कैंटीन में, तो आप उसके लिए जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो बिजनेस प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आएगा। टेक्निकल प्रोजेक्ट में आता है आपका, मान लीजिए आपने कोई नया एप्लीकेशन बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके बारे में जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ टेक्निकल प्रोजेक्ट। सोशल प्रोजेक्ट में आपका क्या आता है, मान लीजिए आपने नोएडा की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वहां की मलिन बस्ती को सुधारा है, वहां आपने प्लांटेशन करा, वहां आपने लिटरेसी की क्लासेस लगाई, है ना, वहां आपने अवेयरनेस की क्लासेस लगाई, वहां आपने साइबर सिक्योरिटी की क्लासेस लगाई, लोगों को अवेयर करा। तो वो और उसके बारे में जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो दैट कम्स इन द
कैटेगरी ऑफ सोशल प्रोजेक्ट। नीड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की नीड क्यों होती है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है फंड और ग्रांट सैंक्शन कराने में हमारी मदद करता है प्रपोज्ड वर्क के लिए। जैसे मान लीजिए आपको आपको अपने यहाँ ओरियन की लैब खोलनी है। अब ये गलगोटिया वाला ओरियन नहीं है, ये कोई ये आप एक नया समझ लीजिए कि आपको एक नई लेबोरेटरी खोलनी है, तो उसके लिए आपको सरकार से फंड चाहिए, है ना, या इसरो से फंड चाहिए, तो ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो इंसाइट भी प्रदान करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क डन बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो काम किया है उसकी वैल्यू के बारे में भी इंसाइट, एक डीप इंसाइट, एक गहरी परख प्रदान करता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये देखिए स्ट्रक्चर दो तरह का, मैंने दो सैंपल दिए हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बीच में लिख देंगे और यहाँ पर टॉपिक लिख देंगे, सबमिटेड बाय। अगर आप जनरली जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट ग्रुप में दी जाती है, तो ये आप अपने ग्रुप मेट्स के नाम, उनका रोल नंबर लिख लेंगे। इन पार्शियल फुलफिलमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री ऑफ बीटेक, है ना, इन ये इस तरह से। यहाँ पर फॉन्ट साइज है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन फॉन्ट है, ये फॉन्ट 16 में होगा। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ आ जाएगा, ये 20 फॉन्ट में होता है। कंपनी का नाम यानी कॉलेज का नाम आ जाएगा, ये भी 20 फॉन्ट में होता है। नेम ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा और फिर वो बाकी का बाकी सब ऐसा का ऐसा रहेगा। एक चीज मैं और बता देती हूँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थीसिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अंतर क्या है। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगर हम पर्पस की बात करें तो थीसिस का पर्पस है फाइंड आउट समथिंग न्यू। यहाँ पर इसमें हमें नए एवेन्यूज फाइंड आउट करने होते हैं, नई चीजों पर हमें इन्वेंशन करने होते हैं, फाइंड आउट समथिंग न्यू। लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, शो समथिंग यू बिल्ड और सॉल्व्ड। जो आपने कुछ ऐसी चीज जो बनाई है या आपने कुछ ऐसी चीज जो सॉल्व करी है, उसके बारे में आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए इसमें क्या है, थीसिस में हमें कुछ चीज, नई चीजों को पर शोध करनी होती है, नई चीजों पर रिसर्च इनोवेशन करने होते हैं, है ना। और प्रोजेक्ट में हमें क्या करना होता है, ऐसी कोई चीज जो हमने डेवलप करी है, सॉल्व करी है, उसके पर हमें उस पर हमें क्या कहते हैं, एक जो है उसका, उसके बारे में विवरण देना होता है। अब अगर हम थीसिस की बात करें तो थीसिस कहाँ पर फोकस करती है, फोकस ऑन व्हाई एंड व्हाट इफ। व्हाई एंड व्हाट इफ, क्यों और ऐसा, क्यों हुआ ऐसा और क्या होगा अगर ऐसा हो तो, है ना, क्या होगा अगर ऐसा हो तो। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कहां पर फोकस करता है, हाउ यू मेड इट वर्क, हाउ यू मेड योर वर्क, कैसे आपने अपना काम किया है, यानी मेथोडोलॉजी क्या रही आपकी। फिर तीसरा डिफरेंस देखते हैं, लेंथ। अगर हम थीसिस की बात करें तो ये बहुत लेंदी होती है, और लेंदी के बाद कितने पेज की, 60 प्लस या 350 प्लस पेजेस की होती है। अगर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें तो ये शॉर्टर होती है, जनरली 20 से लेकर 60 पेजेस की इन मैक्सिमम। तो ये आप कुछ और पॉइंट लिखा देती हूँ। थीसिस कौन लिखता है, हु राइट्स इट या हु प्रिपेयर्स इट। थीसिस जो है बेसिकली पीएचडी स्कॉलर्स लिखते हैं, ठीक है। पीएचडी स्कॉलर्स, एमफिल स्टूडेंट्स लिखते हैं, रिसर्च मास्टर स्टूडेंट्स लिखते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बीसीए स्टूडेंट्स, एमसीए स्टूडेंट्स, एमटेक स्टूडेंट्स, बीटेक स्टूडेंट्स, ये सब लिखते हैं, ठीक है, बीटेक स्कॉलर्स। अगर हम और भी अच्छे से देखिए बनाएं तो थीसिस क्या है, ये आप ऊपर लिख सकते हैं, डिस्कवर न्यू नॉलेज। डिस्कवर न्यू नॉलेज, इसमें हमें, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें हमें कुछ डिस्कवरी करनी होती है, कुछ हमें इनोवेशन करना होता है, कुछ हमें रिसर्च करनी होती है। बॉक्स में लिखिएगा। अगर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें तो अप्लाई नॉलेज टू मेक समथिंग। अप्लाई नॉलेज, जो नॉलेज हमारे पास पहले से है उस नॉलेज को हमें कुछ नया बनाने के लिए, मेक समथिंग न्यू या मेक समथिंग, कुछ भी हमें बनाने के लिए उस नॉलेज को जो है हमें लगाना होता है, अप्लाई करना होता है आगे। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे ये बहुत अच्छे से, और इसे अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा क्योंकि दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट।
अब आता है प्रपोजल क्या है। तो देखिए प्रपोजल जो वर्ड है वो प्रपोज से लिया गया है, ये वही वाला प्रपोज है दैट वी जनरली डू while being young and in your age you just generally propose to some opposite gender. if you are a boy तो आपने जनरली किसी गर्ल को कभी ना कभी प्रपोज करने की सोची तो होगी, है ना। और अगर आप एक लड़की हैं तो आपको प्रपोजल मिलते रहते हैं और आप भी देते रहते हैं जब आपको कोई पसंद आता है तो ये वही प्रपोजल है ना। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और प्रपोजल जो है एक काइंड का ऑफर है, ठीक है, जो एक फर्स्ट पार्टी करती है। किसके लिए करती है? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और किससे करती है? टू द सेकेंड पार्टी या थर्ड पार्टी। तो सेकेंड और थर्ड पार्टी को जब हम अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने के लिए, सर्विस का मतलब है जैसे आपने पार्लर खोला तो आपकी जो भी पॉलिसीज हैं, आपने कोई जिम खोला तो जो भी आपकी पॉलिसीज हैं, और प्रोडक्ट में मान लीजिए आपने एक नया गैस सिलेंडर लॉन्च करा है। भाई आजकल तो देखिए गैस सिलेंडर की ज़्यादा वो हो रही है, डिमांड हो रही है। आपने गैस सिलेंडर के अल्टरनेट में कुछ अगर नया निकाला है तो उसको बेचने के लिए जब आप उसको प्रोवाइड करने के लिए जब आप सेकंड और थर्ड पार्टी को लिखते हैं तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रपोजल। तो प्रपोजल का इसका मतलब, प्रपोजल का मतलब है कुछ चीज ऐसी जिसका प्रपोज किया गया है, जिसको प्लान किया गया है, जिसकी स्कीम तैयार की गई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसे कैसे डिफाइन करती है कि ये एक फॉर्मल सजेशन है, एक प्लान है, या फिर सजेशन बनाने की प्रक्रिया है। लेसिकर और फ्लैटले एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने क्या कहा है कि प्रपोजल एक परसुएसिव प्रेजेंटेशन है जिसमें हमें किसी चीज को कंसीडर कराने के लिए हमें कुछ परसुएसिव प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना होता है। तो किसी चीज को कंसीडर कराने के लिए, किसी चीज को मनवाने के लिए तैयार किया गया एक परसुएसिव प्रेजेंटेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रपोजल, एक अच्छा प्रपोजल, क्योंकि इसमें हमें परसुएसिव प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो ये परसुएसिव मैनर में, कन्विंसिंग मैनर में, ये याद ना रहे तो कन्विंसिंग मैनर में हमें इसे लिखा जाना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, क्लीन एंड क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइसनेस यानी छोटा छोटा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, और वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, यानी कि सिस्टमेटिक फॉर्म में ये लिखा जाना चाहिए, हैपहैज़र्ड नहीं होना चाहिए। प्रपोजल अट्रैक्टिव होना चाहिए, नीटली प्रिपेयर होना चाहिए, इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि ये कंसर्न पर्सन का अटेंशन ग्रैब करने में आपकी हेल्प कर सके। प्रपोजल जो है वो बेनिफिट और एडवांटेज भी उसमें होने चाहिए कि इसके अगर आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होंगे आपके और क्या क्या आपको एडवांटेज मिलेंगे, राइट। अब अगर नीड की बात करें तो नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यही पर्पस है, यही ऑब्जेक्टिव है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रपोजल क्यों बनाया जाता है? प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसे रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए। इट इज यूज टू इम्प्रूव इंजीनियरिंग टेक्निकल परफॉर्मेंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में इंजीनियरिंग भी और टेक्निकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी प्रपोजल डिजाइन किए जाते हैं। एक अच्छा प्रपोजल जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है फाइनेंशियल रिटर्न लाने में, यानी ग्रांट सैंक्शन कराने में और फंड्स सैंक्शन कराने में, ठीक है। काइंड ऑफ प्रपोजल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो तरह के प्रपोजल होते हैं, सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड जो होता है वो क्या होता है, जब प्रपोजल किसी इंडिविजुअल के द्वारा इनवाइट किया जाता है, किसी पर्सन के द्वारा इनवाइट, किसी बॉडी यानी संस्थान के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा इनवाइट किया जाता है, तो ये सॉलिसिटेड की श्रेणी में आता है। सॉलिसिटेड प्रपोजल जो है वो एडवर्टीजमेंट के आंसर के फॉर्म में भेजे जाते हैं, यानी कि कोई एडवर्टीजमेंट निकला, आपने उसे पढ़ा, आपको लगा कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप उसके आंसर में जो प्रपोजल भेजते हैं दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सॉलिसिटेड। अब अनसॉलिसिटेड क्या है, कई बार क्या होता है कि प्रपोजल किसी के द्वारा इनवाइट नहीं किए जाते, लेकिन एज ए पर्सन आपको ये लगता है कि आप जैसे आप आईआईएमटी में जाते हैं और आपको ये लगता है कि यहाँ पर यार जिम नहीं है एक अच्छा, तो क्यों ना मैं अपनी सर्विसेज इंट्रोड्यूस करा दूं यहाँ। तो इंडिविजुअल या टीम ऑफ इंडिविजुअल जब ये सोचती है कि कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई फैसिलिटी
डेवलप की जा सकती है या फिर पुरानी ही फैसिलिटी को मॉडिफाई करा जा सकता है। तो डेफिनेट प्लान पर वर्क करके तो वो एक ऐसा प्रपोजल तैयार करती है उस काम को शुरू करने के लिए एंड उस कंसर्न पर्सन तक भेजती है जो उस तरह के वर्क में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रपोजल को अनसॉलिसिटेड प्रपोजल कहते हैं जिसमें इंटरेस्ट पहले से नहीं होता है बल्कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल, एक अच्छे प्रपोजल में 4 पार्ट होते हैं, इस तरह से लिख दीजिएगा इसे बनाकर। फ्रंट मैटर, टेक्निकल सेक्शन, मैनेजरियल सेक्शन और फाइनेंशियल सेक्शन। फ्रंट मैटर में अगेन बहुत कुछ होता है जैसे कवर पेज, टाइटल पेज, ये मैं अभी पढ़ा देती हूँ। कवर पेज जो है वो लॉन्ग प्रपोजल में चाहिए होता है, अगर 60-80 पेजेस का प्रपोजल है तो कवर पेज होना चाहिए। और अगर आप उसमें कवर पेज बना रहे हैं तो लाइट कलर्ड या वाइट कलर्ड पेज जो है वो सुटेबल होता है एक कवर पेज डेवलप करने के लिए। कवर पेज में होता क्या क्या है, नेम ऑफ द राइटर ऑफ द प्रपोजल यानी नेम ऑफ द प्रपोजल, नेम ऑफ द प्रपोजर जिसने प्रपोजल लाया है, प्रपोजर। टाइटल ऑफ द प्रपोजल, प्रपोजल का जो टाइटल है वो होना चाहिए। डेट ऑफ सबमिशन होना चाहिए। नेम ऑफ अथॉरिटी एंड बॉडी टू होम द प्रपोजल इज टू बी सबमिटेड, जिस बॉडी को प्रपोजल सबमिटेड करना है, यानी बॉडी का मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपको प्रपोजल सबमिट करना है, जिस अथॉरिटी को आपको प्रपोजल सबमिट करना है उसका नाम होना चाहिए। जैसे जनरल मैनेजर को करना है तो जनरल मैनेजर का नाम, अगर गरवारे शूटिंग को करना है तो उस कंपनी का नाम। टाइटल पेज, कवर पेज के बाद आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज में क्या आता है, नेम ऑफ टाइटल ऑफ द प्रपोजल, प्रपोजल का टाइटल होता है। प्रपोजल राइटर का नाम होता है यानी कि प्रपोजर का नाम होता है ना, प्रपोजर का नाम होता है। डेट होती है। प्रोजेक्ट नंबर इफ इट इज, मैंने अभी बताया था कि जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब ये प्रपोजल हो सकता है एक टीम को दिया गया हो तो टीम कौन सी टीम है, वो टीम नंबर ए है, बी है या सी है या डी है, उसका नाम आता है। एक्नॉलेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है। तो देखिए प्रपोजल के प्रिपरेशन में राइटर को बहुत लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, असिस्टेंस लेनी पड़ती है ना। तो जिन लोगों से उसने हेल्प ली है उनका नाम, उनके बारे में सर्टेन डिटेल्स आती हैं, वो एक्नॉलेजमेंट सेक्शन होता है। नेम ऑफ द पर्सन्स हु हैव बीन हेल्पफुल टू हिम, जिन पर्सन्स से हेल्प ली है उनका डेजिग्नेशन, उनका पद, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वालिटी मैनेजर या वट एवर इट इज। द इंस्टीट्यूशन वेयर दे आर एसोसिएटेड विद, जो पर्सन जिन पर्सन से मदद ली है उनका डेजिग्नेशन और उनका इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे मिस्टर मनीष कुमार, सीनियर एडवोकेट, कंकरडूमा कोर्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। टेबल ऑफ कंटेंट, अगर प्रपोजल एक्स्ट्रा लॉन्ग है यानी वही 60 to 80 पेजेस का है तो टेबल ऑफ कंटेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन शॉर्ट रिपोर्ट में किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती। टेबल ऑफ कंटेंट अगर लगाना है तो उसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होना चाहिए, सब हेडिंग होना चाहिए एंड पेज नंबर ऑन विच दीज सब हेडिंग्स एंड हेडिंग्स आर अकरिंग। ठीक है। समरी, समरी जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोजल, उसमें आता है कि प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोसीजर यानी मेथडोलॉजी आपने जो अडॉप्ट की है और आउटकम क्या निकला है यानी नतीजा क्या निकला है यानी कंक्लूजन क्या निकला है। टेक्निकल सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन में प्रॉब्लम के बारे में स्टेट का मतलब कहा जाता है, उसका वर्क को डिस्क्राइब करा जाता है जो वर्क ऑलरेडी हो चुका है, ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करे जाते हैं और स्कोप और लिमिटेशन होते हैं प्रोजेक्ट के। प्रपोजर को क्या मेंशन करना चाहिए, अपना प्रोजेक्ट, मेथोडोलॉजी और सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रपोज्ड वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है। ये मैनेजरियल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलग से आ सकता है 2 मार्क्स में। मैनेजरियल सेक्शन में एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज होती हैं यानी जो फैसिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज हैं उनके बारे में मतलब बताया जाता है। प्रपोजर को कन्विंस करना चाहिए कंसर्न्ड अथॉरिटी को कि अपने मतलब प्रपोजर जो है वो अथॉरिटी को अपने पोटेंशियल के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में भी यहाँ पर कन्विंस करना चाहिए उसको, और उसके लिए उसको क्या मेंशन करना है, अपनी एकेडमिक क्वालिटीज, अपना प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, अपना स्पेसिफिक एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर फील्ड में। फाइनेंशियल सेक्शन में क्या आता है कि प्रपोजर जो है वो एक्सपेंसेस को फर्निश करता है और इसमें क्या आता है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, वेजेस, रेम्यूनरेशन, सैलरीज। ठीक है।
एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूडिंग इक्विपमेंट्स, मशीन्स, जो भी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूडिंग इक्विपमेंट, मशीन पर एक्सपेंसेस हुए हैं वो आते हैं। और कुछ और भी पार्ट, तो ये सारा मैनेजरियल सेक्शन है। इन चारों के अलावा कुछ और भी पार्ट जोड़े जा सकते हैं, अगर, लेकिन कब? जब प्रपोजल लेंदी हो, 60 to 80 पेजेस का हो, या मैक्सिमम और भी ज्यादा पेजेस का हो। अपेंडाइसिस होती हैं, ग्लॉसरी होती है। अपेंडाइसिस जो है वो लिस्ट ऑफ टेबल, फिगर्स, चार्ट्स, ये होती है। और ग्लॉसरी का मतलब है लिस्ट ऑफ टफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। प्रपोजल यहां पर इस तरह से बॉक्स में लिखिएगा, इस तरह से। ये हमने पूरा का पूरा बना दिया है। देखिए यहां पर तो आपने वही बना दिया जो मैंने सब समझाया था। इसके बाद ये समरी है। ए प्रपोजल फॉर डेवलपिंग पोर्टेबल लगेज कैरियर्स। आपने प्रपोजल का नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया अपना, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर वर्क इज टू बी डन, जहां पर काम होना है उस कंपनी का नाम लिख दिया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, टाइम कितना लगेगा, कॉमेंसमेंट ऑफ वर्क, वर्क को कॉमेंस करने, स्टार्ट करने से में, तो 2 मंथ आफ्टर द प्रपोजल। जैसे आप मान लीजिए प्रपोजल जब आपका एक्सेप्ट होता है तो उसके बाद आपको 2 मंथ लग जाएंगे वर्क को स्टार्ट करने में। ड्यूरेशन कितनी लगेगी, यानी फिनिशिंग काम, फिनिश होने में कितना काम लगे, टाइम लगेगा, तो 6 मंथ लगेंगे। अमाउंट कितना चाहिए, यानी बजट क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और प्रपोजल की समरी, फिर आप कॉस्ट एस्टिमेट लिख देंगे कि किस किस चीज पर कितना कितना व्यय हो सकता है। अब आता है एलिमेंट ऑफ स्पीच डिलीवरी, पॉइज, पैशन एंड इलिस्ट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें देखेंगे कि पॉइज होता क्या है। पॉइज का मतलब होता है मैनर्ड होना, सोफिस्टिकेटेड होना, शालीन होना, मधुर होना, स्वीट टेम्पर्ड होना। सोफिस्टिकेटेड का मतलब है स्वीट टेम्पर्ड होना, पोलाइट होना और सॉफ्ट स्पोकन होना। पॉइज का रोल क्या है? एक पॉइज स्पीकर, अगर आप अच्छा बोलते हैं, मैनरली बोलते हैं, फ्रेंडली बोलते हैं, तो यू कैन इजीली अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस विदाउट मच एफर्ट, यानी एफर्टलेसली, आप बिना किसी स्पेशल एफर्ट के अपने लोगों का ध्यान, अपने स्पीकर, अपने ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। पॉइज स्पीकर ज्यादा कन्विंसिंग होता है, उसकी बात, वो अपनी बात को ज्यादा एम्फेथेटिकली, अपनी बात को ज्यादा अच्छे से समझा कर कह पाता है, उसकी बात ज्यादा समझ में आती है लोगों को, तो वो अपनी बातों से लोगों को ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर पाता है। पॉइज्ड स्पीकर एक रिलैक्स्ड स्पीकर होता है, उसके अंदर कोई हड़बड़ी नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई तूफान नहीं उठ रहे होते हैं, तो वो बहुत शांत स्पीकर होता है, हंसमुख स्पीकर होता है। और जो रिलैक्स स्पीकर है उसे ज्यादा ध्यान से लोग सुनते हैं। अगर आप खुद ही रिलैक्स्ड नहीं है तो आपके लोग आपको क्या ही सुनेंगे। तो ऑडियंस ऐसे लोगों में ज्यादा ट्रस्ट और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाती है। अब आता है कि किस तरह से आप अपनी स्पीच में पॉइज ला सकते हैं। तो देखिए मैनर्स की प्रैक्टिस करें, एटिकेट्स की प्रैक्टिस करें, मधुर होने की प्रैक्टिस करें, आपको गुस्सा ना आए इस बात की प्रैक्टिस करें, आप शांत रहें, है ना, टू बी काम, कूल एंड पोलाइट, है ना, ये होने की आप कोशिश करें। काम और ओपन रहें। ओपन का मतलब है अगर कोई क्रिटिसिज्म भी कर रहा है आपका, नेगेटिव भी हो रहा है आपके लिए, तो आप उसे सुनने के लिए अच्छे, हैवी ना हो, उसको सुनकर लाइट बने रहें, हेल्दी फॉर्म में सुने। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। कुछ पोलाइट टैक्टिक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे यूज ऑफ सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, काइंडली, है ना। और यू एटीट्यूड होना चाहिए टू मेक द ऑडियंस फील हाउ मच वैल्यूड दे आर, to make them feel how much respectful they are, and to make them feel how much important they are for you. पैशन क्या है? पैशन का मतलब है क्यूरियोसिटी, पैशन का मतलब है इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, है ना, कि किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं थोपा है वो काम आप पर, आप खुद का इंटरेस्ट लेकर कर रहे हैं। विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति स्पीच डिलीवर करने के लिए। एक मैं एग्जांपल दूंगी कि अगर क्लास में कभी आपको जबरदस्ती खड़ा करा जाए बोलने के लिए तो बात अलग होती है, और अगर आप खुद अपना हैंड रेज करें और आप उस समय अगर थोड़ा भी बोलेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से आप बोल पाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि आपको बहुत आता है लेकिन आप जबरदस्ती आपसे की जा रही है और आपको जबरदस्ती खड़ा करा जा रहा है। तो पॉइज का मतलब ये है कि अपनी क्यूरियोसिटी होना, जिज्ञासा होना, इंटरेस्ट होना, सेल्फ पावर होना, सेल्फ इंटरेस्ट होना, विल पावर होना।
इन अदर वर्ड्स वी कैन से पैशन इज द इमोशनल एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। तो पैशन जो है वो इमोशनल एनर्जी और एंथुसियाज्म है जो एक स्पीकर अपने टॉपिक में दिखाता है। जब आपको कोई भी टॉपिक तैयार करने के लिए कहा जाता है, तो यदि आप उसे अपने इंटरेस्ट से नहीं करते हैं, जबरदस्ती वाली बात में फॉर्मेलिटी मान के करते हैं, तो आप उसमें कोई भी शोध नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, इमोशनली आप उससे इन्वॉल्व हैं, एंथुसियाज्म है ना, तो आप उस टॉपिक पर बहुत सारी रिसर्च करेंगे, फिर वो तैयार करेंगे, क्रिएटिविटी के साथ तैयार करेंगे, है ना। पैशन कहीं ये भी कन्वे करता है कि स्पीकर को कहीं भी बोलने के लिए फोर्स नहीं किया गया है, बल्कि वो खुद इंटरेस्टेड है। पैशन का रोल क्या है? पैशन क्रिएटिविटी लाता है, इनोवेशन लाता है ना। पैशन जो है वो अगर आप पैशनेट स्पीकर हैं, तो आप हर प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपसे ऑडियंस पूछ सकती है, ऐसे प्रोबेबल क्वेश्चन का आंसर मन मन में तैयार करके लाएंगे। तो पैशन आपको इस तैयार करता है कि आप एडवांस में रेडी रहें ऑडियंस के हर क्रॉस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। पैशनेट स्पीकर जो है वो मल्टीपल मीडियम्स का यूज करता है अपनी प्रेजेंटेशन को वाइविड यानी लिवली बनाने के लिए, जीवंत बनाने के लिए और अटेंशन ग्रैबिंग बनाने के लिए। वो हर संभव प्रयत्न करता है, हर एफर्ट करता है, एवरी एफर्ट, ही डज एवरी एफर्ट टू मेक हिज प्रेजेंटेशन लिवली एंड अटेंशन ग्रैबिंग, और मल्टीपल मीडियम्स का यूज करता है। वो इंटरनेट भी सर्फ करता है, वो यूट्यूब भी सर्फ करता है, वो मैगजीन भी पढ़ता है, लाइब्रेरी भी जाता है, लोगों से बातचीत भी करता है, डिस्कशन प्रोग्राम भी देखता है, न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, मैगजीन भी पढ़ता है, कॉलम भी रीड करता है ना। पैशनेट स्पीकर जो है वो अपनी ऑडियंस से ज़्यादा इजीली कनेक्ट हो पाता है, ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो पाता है। पैशन कैसे लाएं? बहुत सारा टॉपिक पर बहुत ज़्यादा पढ़ें, है ना। जिस टॉपिक पर भी आपको डिलीवरी करनी है उस टॉपिक पर खूब सारा पढ़ें, और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, चाहे वो वेबसाइट से करें, न्यूज़पेपर से करें, बुक से करें, मैगजीन से करें, जर्नल से करें, है ना, डिस्कशन से करें, इंटरव्यू सुन के करें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, कलेक्ट करनी है। रिहर्सल बहुत बार करनी है, जितनी बार रिहर्सल करेंगे हर एक नई रिहर्सल के साथ आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, आपको नया तजुर्बा, नया एक्सपीरियंस होता जाएगा। कल्टीवेट द इंटरेस्ट टू स्पीक, इंटरेस्ट डेवलप करिए, कल्टीवेट की जगह डेवलप भी लिख सकते हैं। तो डेवलप, अपना खुद का इंटरेस्ट डेवलप करिए कि हाँ मुझे करना है, कुछ करना है। अटेंड पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स, अगर आप एडिशनली ये भी कर सकते हैं कि जो दूसरे स्पीकर पब्लिक स्पीकिंग की इवेंट्स दे रहे हैं उन्हें अटेंड करते रहिए। उस दौरान आप उनका स्टाइल नोट करेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज नोट करेंगे, और बहुत सारी और भी सूक्ष्म बातें, एक्यूट बातें आप नोटिस करेंगे, तो वो फिर आपके लिए एडिशनल सरप्लस एडवांटेज हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन का मतलब है टू यूज एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू योर टॉपिक, है ना। अब रोल ऑफ इलिस्ट्रेशन क्या है? तो इलिस्ट्रेशन से देखिए कंटेंट बहुत ईजी हो जाता है, और जब ईजी होगा तो क्या होगा? इंटरेस्टिंग भी होगा। अब मान लीजिए कितना भी कठिन टॉपिक क्यों नहीं है, अगर हमने उसको डेली लाइफ से के एग्जाम्पल से रिलेट कर दिया तो ये रिलेटेबल बन जाएगा और आप बहुत आराम से समझ पाएंगे। आपको आप इट विल स्टे इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, इट विल स्टे या इट विल गो इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। इलिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा एंगेजिंग बनाते हैं, क्योंकि देखिए इजी इंटरेस्टिंग हो जाएगा तो एंगेजिंग भी हो जाएगा, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, शुरू से लास्ट तक ऑडियंस उसे सुनेगी। इलिस्ट्रेशन सपोर्टिंग डिवाइस है, और इलिस्ट्रेशन देने से हम वेरीफाई कर सकते हैं जो भी हमने कहा है। तो देखिए जो भी आप कह रहे हैं, जो भी बात आप कह रहे हैं, अगर आप इलिस्ट्रेशन देते हैं तो एक तरह से वेरीफाई भी करते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो खाली अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, उसका वेरिफिकेशन ये है। इलिस्ट्रेशन जो है किस तरह से हमें यूज करने चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, जब हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, रिसर्चफुल होंगे, तो इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल खुद ब खुद निकलते जाएंगे। लोगों से ज्यादा बात करनी है, और जब लोगों से बात करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम्पल मिलते जाएंगे उनकी रियल लाइफ से, डेली लाइफ से। तो आई थिंक यही छोटा सा यूनिट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगी। कोई बात ना समझ में आ रही हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, तो आप 9149227725 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव ए वेरी नाइस एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए वेरी नाइस एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेटवे क्लासेस।